क्या हाल है मेरे वर्दी के दीवानों, जय हिंद। तो भैया हम लोग हमेशा की तरह लेकर आ गए हैं आपका अपना डेली जोश बाय आपका एमजेएस परिवार। ये सीरीज़ हमारी स्पेशली डेडिकेटेड है हमारे सीडीएस और एनडीए के एस्पायरेंट्स को। ये आपको देता है आपका करंट अफेयर्स का डेली डोज। तो इंतज़ार किस बात का है, चलिए शुरू किया जाए। हाँ तो भाई पहली खबर आ रही है, हंगरी और चाइना के बीच में एक डील फाइनलाइज हुई है स्ट्रैटेजिक कॉरपोरेशन के नाम पे। बेसिकली इसमें हुआ क्या है, हाँ तो भैया जो ये हमारे शी जिनपिंग जो कि चाइना के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने हंगरी को विज़िट करा था और ये वहाँ पे काफ़ी सारा पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि सेंट्रल यूरोप में अपनी एक धमक जमा पाएँ। अभी ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि यूरोपियन यूनियन का मेंबर है हंगरी और ये 27 मेंबर के ट्रेडिंग ब्लॉक में चाइना अपने फुटप्रिंट छोड़ना चाहता है, दिखाना चाहता है कि भैया हम भी यहाँ पे हैं, हम खाली एशिया में नहीं, हम सेंट्रल यूरोप में भी आ गए हैं, घुस आए हैं। हाँ, इसके बदले में हंगरी को क्या मिल रहा है, हंगरी इस डील में सीधे सीधे चाह रहा है वर्ल्ड की लार्जेस्ट ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चाइना की BYD एक यूरोपियन ईवी प्रोडक्शन फैक्ट्री हंगरी के साउथ में खोलेगी। इससे दोनों देशों को काफ़ी करीब आने का मौका मिलेगा, इकोनॉमिकली, कल्चरली, और रुपया पैसा बढ़ेगा। जो मुद्दे की बात है वो यही है। हाँ तो सीधे सीधे इससे एक छोटा सा सवाल निकल के आता है दोस्तों। सवाल है, चाइना हैज़ साइंड सेवरल न्यू अग्रीमेंट्स टू डीपन इट्स इकोनॉमिक एंड कल्चरल कॉर्पोरेशन विद विच कंट्री ड्यूरिंग चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग्स विजिट टू सेंट्रल यूरोपियन कंट्री। आंसर इज हंगरी। हंगरी गए थे। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर आ रही है, एयरबस डिफेंस स्पेस आर्म्स टू लॉन्च रिसर्च सेंटर इन साउथ कोरिया। तो भैया सीधी सी बात है, एयरबस डिफेंस स्पेस आर्म के बीच में और साउथ कोरिया के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है जो कि एक MOU है। MOU किस चीज़ के लिए साइन हुआ है, MOU इस चीज़ के लिए साइन हुआ है कि साउथ अफ्रीका में एक R&D सेंटर खोला जाएगा। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक सेंटर साउथ कोरिया में खोला जाएगा। अब ऐसा क्यों करा जा रहा है, क्योंकि साउथ कोरिया ने फॉर्मली इस बारे में रिक्वेस्ट की थी एयरबस से नवंबर 2022 में कि उनके देश में ऐसा कुछ लाया जाए, खोला जाए। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे एयरबस और साउथ कोरिया के बीच में एक कॉपरेशन बढ़ेगा। किस चीज़ को लेकर, सिविल एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर इंडस्ट्रीज़ को लेकर थोड़ा व्यापार होगा, रुपया बढ़ेगा, दोनों देश पैसा कमाएंगे। बस इतनी सी ही मोटी मोटी बात है। हाँ तो एयरबस जो है ये सेंटर खोलने के लिए इसी साल कोई ना कोई जगह ज़मीन फाइनलाइज कर लेगा। ये दोनों के बायलैटरल टाइज को बहुत मजबूत कर देगा, मतलब दोस्ती को पक्का बना देगा। इससे जुड़ा हमारा सवाल क्या है, इससे जुड़ा हमारा सवाल सिंपल सा है। एज पर रिसेंट न्यूज़, एयरबस डिफेंस स्पेस आर्म विल लॉन्च अ न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर इन विच कंट्री। द आंसर इज साउथ कोरिया। अगली खबर आ जाती है भैया क्रिकेट की तरफ से। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम के एक बल्लेबाज हैं, उनका नाम है कॉलिन मुनरो। इन्होंने अपना रिटायरमेंट 37 साल की उम्र में अनाउंस कर दिया है। क्यों करा है, क्योंकि भैया T20 वर्ल्ड कप की जो टीम इस बार बनी है उसमें इनको जगह नहीं मिली है और इन्होंने अपना आखिरी T20 भारत के खिलाफ खेला था 2020 में। अब इनके थोड़े इतिहास पे आ जाते हैं। इन्होंने T20 में अपना डेब्यू साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2012 में किया था और साथ ही साथ इन्होंने 47 गेंदों में, जी हाँ भाइयों 47 गेंदों में इन्होंने एक सेंचुरी बना दी थी 2018 में और 14 गेंदों में इन्होंने बना दी थी हाफ सेंचुरी 2016 में। तो मजबूत खिलाड़ी रहे। साथ ही साथ 2019 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें इंग्लैंड ने हरा दिया था न्यूजीलैंड को, ये उस स्क्वाड के भी मेंबर थे। अब इससे जुड़ा सवाल निकल के आता है, कॉलिन मुनरो हु हैज़ रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बिलोंग्स टू विच नेशनल क्रिकेट टीम। तो भैया जवाब है न्यूजीलैंड। अगली खबर भी स्पोर्ट्स से है लेकिन ये थोड़ी गर्व की बात है। ज्योति याराजी विंस 100 मीटर हर्डल्स गोल्ड इन नीदरलैंड। भैया हमारे भारत में एक से एक एथलीट हैं, उनमें से एक हैं ज्योति याराजी। इन्होंने जीता है वुमेन्स कैटेगरी में 100 मीटर हर्डल्स की रेस में हैरी शूल्टसिंग गेम्स 2024 में, जो कि नीदरलैंड्स में हुआ था, गोल्ड मेडल। और इन्होंने ये जो जीत हासिल करी है ये इन्होंने मात्र 12.87 सेकेंड्स में हासिल करी है, 12.87 सेकेंड में। कमाल की बात है। और हमारे एथलीट्स की कोई कमी नहीं रही है। इन्हीं के साथ हमारे इंडियन मेल हर्डलर भी रहे हैं तेजस शिरसे, जिन्होंने 110 मीटर हर्डल में सेम अपनी बेस्ट टाइमिंग दी है 13.56 सेकेंड्स में। जी हाँ, याराजी की अगर हम बात करते हैं तो इनका एक नेशनल रिकॉर्ड भी रहा है जो रहा है 12.78 सेकेंड का। ये इन्होंने कहाँ अचीव करा है, ये इन्होंने अचीव करा है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में लास्ट ईयर। इससे जुड़ा हमारा सिंपल सा एक सवाल निकल के आता है, Which Indian athlete won the women's 100 meter hurdles event at Harry Schulzing Games 2024 athletics meet in Netherlands? तो जवाब है ज्योति याराजी।
अगली खबर आ रही है बैंकिंग सेक्टर से, और वो भी इंग्लैंड से। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ आरबीआई है, आरबीआई रेपो रेट और ये सारे रेट्स ऊपर नीचे करता रहता है। ठीक वैसे ही बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपना की रेट अनचेंज रखा है 5.25% पे। और ये इन्होंने डिसाइड कैसे करा है, इनकी एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसने वोटिंग के थ्रू 7:2 के रेशियो से ये पर्टिकुलर परसेंटेज तय की है और इसको अनचेंज रखा है। 16 साल में अगर देखा जाए तो अब तक का सबसे हाईएस्ट परसेंटेज माना जा रहा है। अब इससे जो नतीजे निकल के आएंगे उसको ये लोग असेस करेंगे, और असेस करने के बाद ही तय करेंगे कि ये पर्टिकुलर परसेंटेज मेंटेन रखनी भी है या नहीं है, ऊपर करनी है या नीचे। बेसिकली वो सब वो खुद तय करेंगे इसके रिजल्ट आने के बाद। बैंक ऑफ इंग्लैंड को स्टैब्लिश हुआ था 27 जुलाई 1694 में, और इसके गवर्नर हैं एंड्रू वैले। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है उत्तराखंड से, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है यार। यहाँ पे एक कैंपेन लॉन्च हुआ है, पीरूल लाओ पैसे पाओ कैंपेन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इस समय पे उत्तराखंड में जंगलों में आग बड़ा कॉमन सा मुद्दा हो गया है। अक्सर जंगलों में आग लगती रहती है। तो अब उसी को देखते हुए जो नुकसान हुआ है उसको कवर करने के लिए सरकार एक स्कीम लाई है, पीरूल लाओ पैसे पाओ कैंपेन। इसमें हो क्या रहा है, जो गांव देहात के अपने लोग हैं वो लोग पाइन ट्री लीव्स को कलेक्ट करके कलेक्शन सेंटर्स में ला रहे हैं, जो कि तहसीलदार के पास है और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के अंडर में है, उनके सुपरविजन में है। यहाँ पे पर केजी के हिसाब से 50 रुपये दिए जाते हैं, जो डायरेक्टली आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र होंगे। अब ये जो पीरूल इकट्ठी हो रही है जा कहाँ रही है, इसको बेसिकली उन इंडस्ट्रीज़ को सरकार बेच देती है जो इसका यूज़ करती है, ताकि सरकार को भी फ़ायदा हो। इससे जुड़ा हमारा सवाल बड़ा सिंपल सा है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द पीरूल लाओ पैसे पाओ कैंपेन टू कंटेन द रेजिंग फॉरेस्ट फायर इन द स्टेट, दैट इज़ उत्तराखंड। अगली खबर आ रही है जब पद्मा अवार्ड सीरीज़, आप जानते ही हैं हमारे देश में ये पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण कितनी बड़ी चीज़ मानी जाती है। तो पद्मा अवार्ड्स अभी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं हम लोगों के राष्ट्रपति जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो अब इसमें क्या क्या निकल के आया, तो भाई पद्म विभूषण मिल गया है किसको, एक मशहूर आर्टिस्ट हैं डॉक्टर वैजंती माला बाली, और एक तेलुगु फिल्म एक्टर है कॉनिडेला चिरंजीवी, उनको। सबसे बड़ी खबर इसमें क्या है, वो ये है कि द फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज इन एशिया, सोचो पहली लेडी जज सुप्रीम कोर्ट की पूरे एशिया में, एम फातिमा बीवी को भी पॉस्ट्यूमसली मिला है क्या, पद्म भूषण। उनकी डेथ के बाद उनको ये दिया गया है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, लिख लो। इसके अलावा और बहुत से लोगों को मिला है, जैसे मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अश्विन बालाचंद मेहता को मिला है, पॉलिटिकल लीडर ओ राजा गोपाल को मिला है। लिस्ट बहुत बड़ी है, आराम से फुर्सत हो तो पढ़ लेना, वरना मोटी मोटी बात समझ लो कि जो पहली फीमेल सुप्रीम कोर्ट की जज थी उनको उनकी डेथ के बाद मिला है पद्म भूषण, और उनका नाम है एम फातिमा बीवी। अगली खबर, यूएस की कंपनी है नोवावैक्स, इसने एक डील साइन करी है कोविड-19 के लाइसेंस को लेकर सैनोफी के साथ। सैनोफी एक फ्रेंच कंपनी है। नोवावैक्स को कोविड-19 से रिलेटेड शॉट्स बनाने की जो प्रॉपर परमिशन है वो जुलाई 2022 में मिली, यानी कि फाइज़र और मॉडर्ना के काफ़ी बाद, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे थे, इसीलिए इन्हें रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिल रहे थे। इसीलिए मार्केट में इनकी स्थिति को लेके बड़ी ही डामाडोल सी ओपिनियन थी लोगों के बीच में। अब इनके और सैनोफी के बीच में हो गया एक सौदा, ये करार हुआ है $1.2 बिलियन का। अब इसके तहत होगा क्या, ये लोग को कमर्शलाइज करेंगे कोविड-19 के वैक्सीन को फ्रेंच ड्रग मेकर सैनोफी के साथ। ये डेवलप करेंगे कोविड-19 इन्फ्लुएंजा कॉम्बिनेशन वैक्सीन्स यूजिंग नोवावैक्स मैट्रिक्स एम एडजुवेंट। अब सैनोफी क्या कर रहा है इसके बदले में, सैनोफी कर रहा है ये कि वो नोवावैक्स को एक तरफ से तो देगा $500 मिलियन, और बाद में डेवलपमेंट के साथ देता रहेगा $700 मिलियन माइलस्टोन बेसिस पे, और सैनोफी को मिलेगा इसके बदले में 4.9% का स्टेक इस पर्टिकुलर कंपनी में, दैट टू फॉर ओनली $70 मिलियन। मुद्दे की बात समझ लो क्या है, वो ये है, विच अमेरिकन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी हैज साइंड अ डील विद सैनोफी फॉर कोविड-19 वैक्सीन in exchange for stake that doubles the US drug makers market value, that is Novavax। यही मुद्दे की बात है। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर आ रही है भैया हमारी नेवी से, और ये बड़ी बढ़िया खबर है। वाइस एडमिरल संजय भल्ला अज्यूम्स चार्ज एज चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी। वाइस एडमिरल संजय भल्ला जी को बना दिया गया है चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ द इंडियन नेवी। इनकी जो कमीशनिंग है वो है 1 जनवरी की 1989 में। 35 साल का बहुत बेहतरीन सर का करियर रहा है, और इन्होंने सर्व करा, इन्होंने कमांड करा है INS निशांक को, INS तारागिरी को, INS बियास को, और बाकायदा उसके अलावा ये FOCEF रहे हैं, जो कि है फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट। बहुत बड़ी बात होती है। उसके साथ साथ इनको मिल चुका है अति विशिष्ट सेवा मेडल और अपना नौसेना मेडल भी।
अब मुद्दे की बात, हमारा सवाल निकल के आता है, हु हैज़ अज्यूम चार्ज एज द चीफ ऑफ पर्सनल ऑफ इंडियन नेवी? दैट इज़ वाइस एडमिरल संजय भल्ला। अगली न्यूज़ आ रही है विप्रो से। आप सब जानते हैं विप्रो आईटी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने विनय फिराक को बना दिया अपना सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर एशिया पैसिफिक इंडिया मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, जिसको ये कहते हैं APMEA। ये है स्ट्रैटेजिक मार्केट यूनिट यानी कि SMU, और ये इमीडिएटली इन्होंने कर दिया है। फिराक से पहले अनिस चेंचा थे जो इन्होंने ये पद छोड़ दिया है और वो चले गए हैं। अब विनय फिराक के बना दिए गए हैं। विनय फिराक दुबई बेस्ड रहेंगे और ये रिपोर्ट करेंगे श्रीनी पालिया को, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। इन्होंने विप्रो का एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी ज्वाइन कर लिया है। विप्रो ने रिसेंटली C लेवल पे बहुत सारी रिस्ट्रक्चरिंग करी है अपनी कंपनी में। अप्रैल 6 को विप्रो ने अपॉइंट करा है श्रीनी पालिया को एज CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, सक्सीडिंग थायरी डेलापोर्टे। अब इसमें मुद्दे की बात नीचे निकल के क्या आ रही है, विप्रो के CEO श्रीनी पालिया, ओनर अजीम प्रेम जी, फाउंडर MH हाशम प्रेम जी, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, फाउंडेड 29 दिसंबर 1945। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको याद रखना है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज विप्रोज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द एशिया पैसिफिक इंडिया मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका APMEA, दैट इज़ विनय फिराक। और इसी के साथ भाई आ गए हम लोग के न्यूज़ बुलेटिन के एंड पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग जितनी भी न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आते हैं वो बहुत ही रिलायबल सोर्सेज से होती है। हम आपको हमेशा मेंशन भी करते हैं। आपको क्या करना है, बस पढ़ाई करनी है, हम लोगों को अपना प्यार देना है, हम लोग जो आपके लिए न्यूज़ लाते हैं उसको ध्यान रखना है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, वो है क्या, अगर NDA में रैंक 1 है लाना तो सिर्फ MJS है आना।